चलो तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी हमारा चैप्टर 10 चल रहा है क्लास 9th की फिजिक्स का, जो कि है ग्रेविटेशन। तो उसमें अभी तक हम काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द डिफरेंस बिटवीन मास और वेट। हमने उन दोनों के डिफरेंस को समझा था। तो देखा था कि हमने वेट एक्चुअली क्या होता है, इट इज द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो उसे हम कहते हैं वेट। और मास क्या होता है कि कितना मास है एक ऑब्जेक्ट में। तो मास कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट जो है वो हमारा वेरिएबल होता है, वो अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। तो ये सब बातें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हमारा मेन टॉपिक होगा द डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। हम इन दोनों टर्म्स को समझेंगे कि ये क्या होते हैं। तो हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम कुछ कॉमन रियल लाइफ एग्जाम्पल जैसे देखें, जैसे अगर हम कुछ बेसिक चीजें कंसिडर करें जो आप सबने भी देखी होगी। अगर सबसे पहले हम जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, जो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लूंगी, अगर कभी आपने कैमल को देखा हो, ऊंट, अगर उसको कभी देखा हो किसी ने डेजर्ट में, तो क्या होता है उसका जो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हुआ हमारा कैमल इन डेजर्ट। ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, फिजिक्स हमेशा ऑब्जर्वेशन के बेस पे बनती है। तो पहला ऑब्जर्वेशन हम लेंगे कैमल इन डेजर्ट, ठीक है। अगला हम ले सकते हैं एक आर्मी टैंक, जो कि हम जानते हैं आर्मी टैंक का अगर आप वेट देखोगे तो वो टन्स में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जो अगर हम टायर्स देखें तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, एक कंटिन्यूअस चेन होती है। वो जैसे अगर कुछ इस तरह की चेन होती है, प्रॉपर व्हील्स नहीं होता है, ऐसी चेन होती है, और ये इस तरह का होता है कुछ, जिसपे वो आर्मी टैंक जो है वो रन कर रहे होते हैं। कुछ ऐसी चेन होती है, और ये इसमें कोई ब्रेकेज नहीं होता है, इट्स अ कंटिन्यूअस चेन। तो इसके इस तरह का जो उसका स्ट्रक्चर होता है, जो कि सपोर्ट कर रहा होता है आर्मी टैंक के मूवमेंट में। तो एक ये अगला ऑब्जर्वेशन जो हम अकाउंट में लेंगे। अगली उसके और अगर हम बात करें ट्रक्स, जैसे हैवी ट्रक्स या फिर बसेस, हैवी ट्रक्स या फिर बसेस, इनके मोशन को अगर आपने देखा, उनके जो टायर्स होते हैं वो टायर्स कैसे होते हैं, वाइडर होते हैं, वाइडर टायर्स, है ना। ये सबने देखा है कि बहुत मोटे टायर्स होते हैं जिनके बेस पे ये रन करते हैं। इवन इसमें जो हमने देखा, इनमें क्या होता है, दे हैव आर्मी टैंक्स। इनमें क्या होता है, इनमें होती है कंटिन्यूअस चेन, कंटिन्यूअस चेन। तो ये आर्मी टैंक्स में, और ये इनकी बात करें। फिर उसके बाद अगर हम और कुछ अलग तरह के एग्जाम्पल देखें, जैसे कि जो कटिंग टूल्स होते हैं, जैसे मान लो नाइफ हो गया या सिजर हो गई, या ऐसे कुछ टूल्स जिनसे काटने का काम करते हैं, उनमें क्या होता है, उसमें क्या चीजें वाइड होती है या फिर बड़ी होती है, नहीं, उसमें एग्जैक्टली उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, दे हैव शार्प एजेस। तो कटिंग टूल्स के बारे में अगर हम देखें, कटिंग टूल्स, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स दे हैव शार्प एजेस, है ना। शार्प एजेस होते हैं कि उनका जो एरिया होता है वो काफी कम होता है, जो कि इसके इन एग्जाम्पल्स के कॉन्ट्रडिक्टरी है ना। फिर अगर हम और इन चीजों को अगर हम देखें और समझें, तो ये सब एक्चुअली क्यों होता है, इसमें डिफरेंस क्या है इन सब चीजों में। द डिफरेंस इज ऑफ एरिया। एरिया का फर्क है कि अगर आपको कहीं पर कुछ चीजों में आप देखोगे कि एरिया जो है वो बहुत कम होगा। अगर आप नाइफ की विड्थ देखो तो वो बिल्कुल में आती है, उसकी जो विड्थ की वैल्यू आएगी, अगर आप मेजर करो उसे किसी स्क्रू गेज से या फिर किसी से, तो आप देखोगे कि उसका जो वैल्यू आएगा वो में आएगा, मिलीमीटर्स में आएगा। वही अगर आप इन सब देखो, आर्मी टैंक्स के चेन, वो जो जिसके ऊपर वो रन कर रहे हैं, उनकी विड्थ देखोगे, या फिर टायर्स की विड्थ देखोगे, तो वो काफी बड़े होंगे, कंसिडरेबली बड़े होंगे। तो ये सब चीजें, ये डिफरेंस क्यों आता है उनके एरिया के शेप में, इनके स्ट्रक्चर में, वो हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले उनकी जरूरत समझते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको कहा गया है कि सबको पता है कि एक होता है इंफॉर्मेशन बोर्ड, जिसे बुलेटिन बोर्ड जो कहते हैं, उसमें अगर आपको कोई आर्टिकल या कोई नया पोस्ट अगर उसमें डालना है तो वो कैसे डालते हैं। मान लो ये आपका इस तरह से कुछ आपका बोर्ड है ना। तो अगर हमें यहाँ पे कोई पीस ऑफ पेपर पिन करना है इसमें, तो कैसे करोगे। मान लो ये पेपर है और यहाँ पे इसे पिन करना है, तो क्या करते हैं हम, हमारे पास नेल्स होते हैं जो कि हम इनके 4 कॉर्नर्स पे लगा देते हैं, है ना।
तो इनको जब हम इस नेल को इसके अंदर घुसाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली फोर्स लगा रहे हैं नेल के सरफेस पे। नेल कुछ ऐसा होता है, इस यहाँ पे तो उसका थोड़ा वाइडर सरफेस होता है और वो आगे एक पिन जैसा होता है जो बहुत ही पतला होता है ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हम लेके इसके ऊपर ऐसे घुसा रहे होते हैं। तो क्या होता है, हम फोर्स कहाँ लगाते हैं, अगर बोर्ड ऐसे है तो हम उसके परपेंडिकुलर, मतलब फोर्स क्या होगा, ऐसे लगेगा इस प्लेन में। जैसे कि मान लो अगर ये आपका बोर्ड लगा हुआ है दीवार पे इस डायरेक्शन में, मान लो ये आपका बोर्ड है, तो आप फोर्स कैसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे, इस तरफ लगाओगे, प्लेन दीवार के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे इस तरह से फोर्स लगाते हैं, है ना। तो ये बात हमने देखी है कि हम जो है जब भी हम पिंस को प्रेस करते हैं तो हम इन पिंस को एक परपेंडिकुलर एरिया में लगाएंगे। मतलब ये जो सरफेस एरिया है, जैसे अगर आपका ये बोर्ड है तो इस एरिया के परपेंडिकुलर में हमारा जो है फोर्स लगता है। तो ये बात, ये फर्स्ट सिचुएशन है जो हमने देखी। इसी तरीके से अगर हम कुछ और सिचुएशंस को कंसिडर करें, जैसे कि मान लो रेगिस्तान में, सैंड में, या कहीं पर भी सिर्फ सैंड में अगर आप खड़े हो, तो मान लेते हैं ये सैंड का सरफेस है, यहाँ पे आप सैंड है, और अगर हम ऐसे एक लूज सैंड है, इसकी एक स्पेशल टाइप की सैंड हम कंसिडर कर रहे हैं जो कि क्या होती है, लूज सैंड। इस पे अगर आप खड़े रहो तो क्या होगा, बहुत जल्दी आप देखोगे कि यू विल स्टार्ट गोइंग डाउन, मतलब आप सैंड में धंसने लगोगे। ये एक ऑब्जर्वेशन होती है, अगर किसी ने देखी तो पता होगा। तो अगर आप इसमें सीधा खड़े हो, मतलब ऐसे मान लेते हैं ये आपके पैर हैं और यहाँ पे आप ऐसे खड़े हो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे खड़े हो तो क्या होगा, आप जो है यहाँ पे इस केस में अगर एक वर्टिकल पोजीशन में अगर आप खड़े हो, और एक दूसरा केस लेते हैं, सेकेंड केस में हम ऐसे देखते हैं कि पहले केस में तो हम ऐसे वर्टिकली खड़े हैं और दूसरे केस में आप लेटे हुए हो। तो ये दो ऑब्जर्वेशन जो है हम ले सकते हैं, ये सेम आप हो लेकिन आप लेटे हुए हो। तो ये है केस 1 और ये है केस 2। तो अगर हम इन दोनों केसेस को कंसिडर करें तो ये बात देखी जाएगी कि आपका जो वेट है, जो बॉडी वेट है, जो बॉडी मास है, वो तो सेम है दोनों केसेस में, लेकिन फर्क किसका है, एरिया का फर्क है। जब आप ऐसे सीधे खड़े हो तो सिर्फ कितना कॉन्टैक्ट एरिया है आपका, फीट, है ना। तो यहाँ पे क्या कॉन्टैक्ट में है, फीट, बस। लेकिन जब ऐसे हम लेटे हुए हैं तो हमारे पूरा कॉन्टैक्ट एरिया क्या है, होल बॉडी। हम अपने पूरे बॉडी को कॉन्टैक्ट में डाल रहे हैं इस लूज सैंड के। तो अगर हम इन दोनों में ऑब्जर्वेशन देखें तो पहले केस में, मतलब जब सिर्फ आपका फीट कांटेक्ट में है, तो आप कंपैरेटिवली जल्दी अंदर धसोगे दैन इन द सेकेंड केस। क्यों, फर्क किसका आया, फिर से किसका फर्क आया, एरिया का फर्क आया। यहाँ पे जो कांटेक्ट एरिया है वो ज्यादा है क्योंकि ये पूरी बॉडी का एरिया ले रहा है, लेकिन इस केस में जो कांटेक्ट एरिया है वो कम है क्योंकि ये सिर्फ फीट का एरिया ले रहा है। तो ये फर्क अगर एरिया की वजह से आ रहा है, अभी हमने जितने एग्जाम्पल्स कंसिडर किए, इवन इस एग्जाम्पल में भी सिर्फ एक डिफरेंस, एक फैक्टर का डिफरेंस है, वो है एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट फोर्स के ऊपर या यूं कह लो प्रेशर के ऊपर काफी फर्क डालता है। तो अगर हम इस बात को समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम समझना शुरू करते हैं प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर, ये हम अपने आम तौर की भाषा में काफी ये वर्ड यूज करते हैं प्रेशर, लेकिन एक्चुअली प्रेशर क्या होता है और थ्रस्ट क्या होता है। तो अगर हम सबसे पहले समझे थ्रस्ट, ठीक है, सबसे पहले हम थ्रस्ट को समझते हैं। तो व्हाट इज अ थ्रस्ट, इट इज द नेट फोर्स इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, उसे हम कहते हैं थ्रस्ट। जैसे कि हमने ये बोर्ड का एग्जाम्पल लिया था, अगर यहाँ पे ये एक नोटिस बोर्ड है और इस पे अगर आपको कोई आर्टिकल अगर लगाना है तो पिंस को कहाँ फोर्स डालोगे आप, इस बोर्ड के एरिया के परपेंडिकुलर, है ना। तो अगर ये आपका बोर्ड है तो यहाँ पे पिंस का डायरेक्शन क्या होगा, इसको अंदर की तरफ घुसाओगे। तो अगर बोर्ड इस तरह से है तो आप प्रेशर ऐसे दोगे, तो ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, तो इसीलिए हम कहेंगे इट इज परपेंडिकुलर। तो थ्रस्ट को अगर हम समझना चाहें तो थ्रस्ट क्या होता है, इन इजी वर्ड्स, इट इज द नेट फोर्स, thrust is the net force in a perpendicular direction, ठीक है। द नेट फोर्स इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम कहते हैं थ्रस्ट,
ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा सरफेस एरिया के 90 डिग्री, मतलब अगर ये मान लो आपका नोटिस बोर्ड और इसके ऊपर आपको कोई लगाना है, तो इसका एरिया कहाँ है, यहाँ पे है, इससे 90 डिग्री, मतलब ऐसे ये डायरेक्शन होगा, 90 डिग्री बनेगा। तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस एरिया, जहां पे भी आपको प्रेशर लगाना है, जहां पे भी आपको फोर्स लगाना है, तो फोर्स आप क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट इज अ फोर्स। कौन सी फोर्स, वो फोर्स जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, वो है थ्रस्ट। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। अगला वर्ड जो हमें समझने की जरूरत है, विच इज प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? तो प्रेशर के लिए हम क्या कहेंगे, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूं, द फोर्स पर यूनिट एरिया which is acting on the object। ठीक है, तो ये है प्रेशर। तो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं जो समझना जरूरी है। एक है थ्रस्ट, जो कि क्या होता है, थ्रस्ट क्या एक्चुअली, थ्रस्ट है फोर्स, इट इज द फोर्स। कौन सा फोर्स, जो कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, वो थ्रस्ट है। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब प्रेशर फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट, मतलब एक एरिया के एक यूनिट पार्ट पे, मतलब एक, जैसे मान लो ये बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड को अगर मैं चाहूं तो मैं बहुत सारे बॉक्सेस में डिवाइड कर सकती हूँ, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ग्रिड्स जिसे मैं कहूंगी, ठीक है। तो मैंने इस बोर्ड को बहुत सारे बॉक्सेस में डिवाइड कर लिया। तो अब एक पर्टिकुलर बॉक्स का अगर मैं डायमेंशन लूं, तो मैं कहती हूँ यहां से यहां तक का जो लेंथ है, मतलब इतना पार्ट का लेंथ, मान लो अगर मैं इसको ए बी कहूं, तो ए बी की लेंथ मैं मान लेती हूँ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेते हैं, तो हम कह लेते हैं ए बी की जो लेंथ है वो है 1 मीटर, ठीक है। और यहां से इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ सी। तो इतने पार्ट का जो लेंथ हम कंसिडर कर रहे हैं, ये भी मैं मान लेती हूँ 1 मीटर। तो अब क्या है, अब सिमिलरली ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, ठीक है। इसको मैं डी मान लेती हूँ। तो ये एक स्क्वायर बन गया ए बी सी डी, है ना। अब अगर मैं चाहूं तो अगर इस स्क्वायर का एरिया निकालूं ए बी सी डी का, तो हम सब हमें पता है क्या होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द साइड का स्क्वायर। तो अगर इस साइड को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। अब हमारी सारी साइड्स क्या, क्योंकि स्क्वायर है तो चारों साइड्स बराबर होंगी। अब ये क्या है, 1 मीटर, तो इसका स्क्वायर विच इज नथिंग बट व्हाट, 1 मीटर स्क्वायर, है ना, 1 मीटर स्क्वायर आया। तो हम प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, कितना फोर्स इस यूनिट एरिया, यूनिट मतलब क्या, 1, तो यूनिट एरिया मतलब इतने पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, वो होता है प्रेशर, ठीक है। तो ये दो टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये बातें अभी तक हमने फोर्स और प्रेशर और थ्रस्ट के बीच में डिफरेंस समझा। तो अगर मैं इस बेस पे, इस एक्सप्लेनेशन के बेस पे अगर मैं लिखूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, प्रेशर को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो प्रेशर हमने क्या लिखा था, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर क्या था, प्रेशर वॉज द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो इस फोर्स को हम कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर इसी बेस पे अगर मैं इतनी बात पे लिखूं, तो हम यहां से लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू, अगर हमें इसका फॉर्मूला बनाना हो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन द एरिया, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रेशर। लेकिन यहां पे हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं, हमने थ्रस्ट की बात करी। थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स ही है, लेकिन कौन सा फोर्स है, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, मतलब सरफेस के 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। तो वैसे फोर्स की हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फोर्स की जगह लिखेंगे थ्रस्ट, ठीक है, हम फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, थ्रस्ट,
क्योंकि अभी हम स्पेसिफिकली उन फोर्सेस की बात कर रहे हैं जो कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं। तो उससे हमारा ये फॉर्मूला बनकर आया, क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं तो ये क्या, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया विच इज इक्वल टू फोर्स, यहाँ पे कौन सा फोर्स है, हम यहाँ पे थ्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया, जहाँ पे थ्रस्ट भी एक टाइप का फोर्स ही होता है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर जो हमें उसके डेफिनेशन से मिल रहा है। तो अगर इस बेसिस पे अगर हम वो वाला सिचुएशन कंसिडर करें कि इधर हम साफ साफ देख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो एरिया पे डिपेंडेंट है, और कैसे डिपेंडेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने आपको प्रोपोर्शनैलिटी सबको पता है, प्रेशर किस तरह से प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली, मतलब प्रेशर और अगर आप एरिया को बढ़ाओगे, मतलब इस केस में अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और अगर उल्टा कर लो, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दो चीजें यहां से हम इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं। तो अगर इसको हम अपने पिछले एग्जाम्पल पे लेके चले जहां पे हमने कहा था कि अगर आप एक सैंड पे खड़े हो, एक केस में क्या अगर आप वर्टिकली खड़े हो, और दूसरे केस में क्या अगर आप हॉरिजॉन्टली लेटे हुए हो बेसिकली सैंड के सरफेस पे, तो हमने क्या देखा था, जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो अलग है। कैसे पता चला प्रेशर अलग है, इस बेसिस पे कि अगर आप खड़े हो तो आप जल्दी नीचे जाओगे सैंड में, अगर वो लूज सैंड है तो, लेकिन अगर आप लेटे हुए हो तो नीचे जाने का या फिर जो धंसने का जो रेट होगा वो कम होगा। तो हमने दो एग्जाम्पल्स कंसिडर किए थे, उसके बेस पे अब हम इस फॉर्मूले के बेस पे उनका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो जैसे ये आपका लूज सैंड का सरफेस है, ठीक है, मैं कहती हूँ दिस इज अ लूज सैंड का सरफेस, ठीक है। पहले केस में आप कैसे खड़े हो, आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, जहां पे सिर्फ आपका फीट कांटेक्ट में है तो आपका इतना सरफेस एरिया टच में है, और दूसरे केस में आप हॉरिजॉन्टली लेटे हुए हो सरफेस पे, ठीक है, ऐसे, तो आपका इतना सरफेस एरिया कांटेक्ट में है इसके, ठीक है। लेकिन क्या क्या सेम है, आपका वेट, क्योंकि आप ही हो तो आपका वेट सेम है केस 1 में भी और केस 2 में भी, सिर्फ क्या बदला है, कांटेक्ट एरिया, ठीक है। तो अब हमने क्या समझ लिया, हमने समझ लिया कि प्रेशर को अगर मैं P से डिनोट करूं और थ्रस्ट को T से डिनोट करूं और एरिया को A से डिनोट करूं, तो ये हमने सीख लिया कि प्रेशर क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर हम अपना एरिया बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर कम होगा, जो कि हम यहाँ दूसरे केस में देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो ज्यादा है सेकेंड केस में, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, इसीलिए आप जल्दी नीचे नहीं धंसते हो, जल्दी नीचे नहीं जाओगे। लेकिन पहले केस में क्या है, आपका एरिया कम है, तो एरिया कम है तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो आप ज्यादा प्रेशर पड़ेगा लूज सैंड पे, इसलिए आप जल्दी नीचे धंसोगे। तो ये हमारा एक क्लासिक केस है इसको समझने का। और अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन वी स्टैंड ऑन loose sand, the force that is, दोनों केसेस में एक चीज कॉमन है, क्या, आपका फोर्स जो कि है थ्रस्ट एक्चुअली, ठीक है, थ्रस्ट या फिर जो फोर्स है वो सेम है, क्योंकि हमने क्या डिफरेंस किया, सिर्फ एरिया का डिफरेंस किया। पहले केस में ऐसा नहीं था कि फर्स्ट केस में आप हो, दूसरे केस में आपका फ्रेंड है कि आपके वेट में डिफरेंस हो सकता है, ऐसा नहीं है, दोनों केसेस में आप ही हो, इसलिए फोर्स विल स्टे द सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि द फोर्स दैट इज द वेट, हमने पढ़ा है कि वेट क्या होता है, एक्चुअली वेट भी फोर्स ही है, वो फोर्स जिससे आप अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, द फोर्स मतलब क्या, आपका वेट, द वेट ऑफ योर बॉडी इज एक्टिंग on an area equal to the area of your feet, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस हुआ जब हम खड़े हैं, ठीक है। तो हमारा फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, सिर्फ आपके फीट के एरिया पे, ठीक है, सिर्फ इतने एरिया पे एक्ट कर रहा है। लेकिन जब हम लेटे हुए हैं तो हमारा फोर्स कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस सारे एरिया पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड केस है जो हम लिख सकते हैं। अब क्या है, व्हेन वी लाई डाउन द सेम फोर्स
the same force acts on area equal to the contact area of your whole body. ठीक है, तो ये डिफरेंस एक हम देख रहे हैं जो कि क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया का डिफरेंस है. इसीलिए thus the effect of forces is, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो thus the effect of forces of the same magnitude ऑन डिफरेंट एरियाज. हमारे एरियाज दोनों ही केसेस में डिफरेंट है, तो ऑन डिफरेंट एरियाज इज डिफरेंट. ठीक है, तो ये बात हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. ठीक है, तो ये बात हमने देखी है दो अलग अलग केसेस में. पहले केस में क्या, जब आप लूज सैंड पे खड़े हो, और दूसरे केस में क्या, जब आप लूज सैंड पे लेटे हुए हो. तो इस केस में हम साफ समझ सकते हैं कि सिर्फ फोर्स हमारा कांस्टेंट था, मतलब आपका जो थ्रस्ट है या फिर यूं कह लो आपका जो वेट है, वेट वाज कांस्टेंट, और वो ही सेम अमाउंट ऑफ वेट. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर आपका वेट है 20 न्यूटन एग्जाम्पल के लिए, तो अगर वो 20 न्यूटन का फोर्स है, वेट है, तो वो कहाँ एक्ट कर रहा है, वो इस पहले केस में क्या सिर्फ इतने एरिया पे एक्ट कर रहा था, लेकिन दूसरे केस में वो एक लार्जर एरिया पे एक्ट कर रहा है. इसकी वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो अलग अलग है. तो इस एग्जाम्पल का जो हमारा मोटिव था वो यही था कि प्रेशर को एरिया के बेस के टर्म्स में समझना. तो अगर अब हम उसका फॉर्मूला देख चुके हैं, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, थ्रस्ट अपॉन एरिया. ठीक है, तो अब अगर हम इनके एसआई यूनिट्स की बात करें, किनकी, प्रेशर की और थ्रस्ट की, तो अगर तो अभी हमने जाना थ्रस्ट क्या है. थ्रस्ट इज अ फोर्स. कैसा फोर्स, जो कि सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है. तो अगर थ्रस्ट फोर्स है तो हम क्या समझ सकते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट, द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज क्या होगा, अगर थ्रस्ट फोर्स ही है तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इट इज न्यूटन, क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और थ्रस्ट फोर्स ही है, जस्ट द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर, तो उसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, फोर्स के ही बराबर होगी, जो उसको हम न्यूटन से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, अच्छा अब हम आगे देखें, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर. तो अगर हम प्रेशर की एसआई यूनिट देखें तो वो क्या होगी, प्रेशर को हम कैसे लिखते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया. ठीक है, तो इसमें अगर इस फॉर्मूले में अगर हम इनकी एसआई यूनिट्स डाल दें तो हमें हमारा प्रेशर की एसआई यूनिट मिल जाएगी. थ्रस्ट क्या है, अभी हमने देखा, इट इज न्यूटन. ठीक है, तो मैं इसको न्यूटन लिखूंगी, डिवाइड बाय एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, अगर हम उसको एसआई टर्म्स में लें तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो एरिया इज क्या होता है, जो द स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर का केस ले कंसिडर करते हैं तो क्या होता है, इट इज द स्क्वायर ऑफ द साइड्स. तो ये जितना भी, अगर हम इसको मीटर में ले, इसको मीटर में ले, तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, है ना. तो इसीलिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इवन रेक्टेंगल लें तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये भी मीटर, इट इज मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर विल बी द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास प्रेशर की एसआई यूनिट. तो लेकिन इसके आगे भी हम एसआई प्रेशर को एक और तरीके से लिख सकते हैं, जो उसकी यूनिट ही होती है, जिसे हम कहते हैं क्या, पास्कल. ठीक है, ये भी प्रेशर की यूनिट ही है, एसआई यूनिट ही है. ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ब्रैकेट में कर देती हूँ, इसे कहते हैं PA, कैपिटल P स्मॉल a, इट इज पास्कल. ये भी प्रेशर की यूनिट ही होती है. ठीक है, और ये क्यों ये नाम पड़ा, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, और उन साइंटिस्ट का नाम था ब्लेज पास्कल. ठीक है, तो ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे प्रेशर की ये एसआई यूनिट पास्कल रखी गई है. ठीक है, तो इनके ऑनर में, तो अगर आपसे प्रेशर की एसआई यूनिट पूछी जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी करेक्ट है और पास्कल भी करेक्ट है, हम ये दोनों यूज कर सकते हैं. ठीक है, और थ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन. क्यों न्यूटन, क्योंकि प्रेशर इज एक्चुअली अ फोर्स,
ठीक है। अगर ये आपका सरफेस है तो जो फोर्स इस पर परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है वो थ्रस्ट है। बहुत से फोर्सेस हो सकते हैं, या ऐसे एक्ट कर सकता है, ऐसे एक्ट कर सकता है, इवन ऐसे भी एक्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ वो इकलौता फोर्स जो कि परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है वो क्या है, थ्रस्ट है। ठीक है, तो आई होप अब तक थ्रस्ट और प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम इन दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, और ये न्यूमेरिकल्स एक्चुअली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं। तो प्रेशर और थ्रस्ट के कंसर्न में अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक टेबल है, उसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, और क्या गिवन है, द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक। ठीक है, वो गिवन है कितना, इज 5 kg। ठीक है, दिस इज द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक। और क्या गिवन है, द डायमेंशंस, उस वुडन ब्लॉक की डायमेंशंस गिवन है। द डायमेंशंस ऑफ द वुडन ब्लॉक वो कितनी है, इज 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये है उस वुडन ब्लॉक की डायमेंशंस। अब हमें इसमें पता क्या लगाना है, फाइंड द प्रेशर exerted by the wooden block on the tabletop if it is made to lie on the tabletop with its sides of dimensions। फर्स्ट केस है क्या, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और दूसरा केस है क्या, 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको इन दो केसेस पे प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन समझे तो एक वुडन ब्लॉक है और उसको कहाँ है, टेबल टॉप के ऊपर रखा हुआ है, उसका मास गिवन है विच इज 5 kg, और उसकी डायमेंशंस गिवन है विच इज 40 इंटू 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। इतनी डायमेंशन है, ये उसका मास है। ठीक है, हमें क्या पता लगाना है, हमें निकालना है उसका प्रेशर। कब, दो केसेस में निकालना है। पहला, जब वो टेबल टॉप के कौन से एरिया से कंसर्न है, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और दूसरे में कब, जब 40 इंटू 20 का एरिया उसके कॉन्टैक्ट में। ठीक है, तो हम हमेशा एरिया कौन सा लेते हैं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट लेते हैं। तो हमें दोनों ही केसेस में अलग अलग एरियाज ऑफ कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं। तो अब हम इसका न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया, तो अब आगे चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सो स्टार्टिंग विद द आंसर टू दिस, सबसे पहला क्या है जो हमें गिवन है, हमें गिवन है मास ऑफ द वुडन ब्लॉक। ठीक है, मास ऑफ द वुडन ब्लॉक। ठीक है, वो कितना है, इट इज इक्वल टू 5 kg, है ना, गिवन है। डायमेंशंस गिवन है हमें, डायमेंशंस कितने हैं, 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये हमें डायमेंशंस गिवन है। अब हमें आगे क्या गिवन है, द वेट। हमें एक्चुअली क्या गिवन है, वेट भी गिवन है। वेट कैसे निकालते हैं, अगर आपको पिछली वीडियोस आपने देखी हो तो पता होगा आपको वेट कैसे होता है। वेट इज इक्वल टू, वेट एक्चुअली क्या होता है, इट इज जस्ट द फोर्स ऑफ व्हाट, फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। तो इट इज फोर्स। फोर्स कैसे निकालते हैं, एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ। और क्योंकि ये वेट है तो वेट हम कैसे निकालते हैं, ए की जगह हम क्या डालते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ए की जगह हम जी लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, एम जी। अब क्या हम निकाल सकते हैं, तो या मास हमें गिवन है क्वेश्चन में 5, जी कितना होता है 9.8। इसको सॉल्व करो, कैसे क्या आएगा आपका 49 न्यूटन, क्योंकि वेट है, फोर्स है तो न्यूटन में डालेंगे। तो ये आपको मिल गया आपका वेट। अब हमें निकालना है एरिया। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, जो फर्स्ट सब पार्ट है उसमें क्या है,
सबसे पहले सब पार्ट में क्या बोला था, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, एरिया। इसका एरिया अगर हम निकाले तो क्या होगा, 20 इंटू 10 विच इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको हमेशा ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, वी विल हैव 200 डिवाइड बाय 10,000, है ना। क्यों, क्योंकि 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर्स, 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, तो ये कितना होगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर 1 निकालना है तो ये नीचे जाएगा, तो ये क्या होगा, 1 बाय 1000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी रफ कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हो यूनिट्स कन्वर्ट करने में, क्योंकि यूनिट्स कन्वर्ट नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो बाय 1000 हम करेंगे तो ये 0 से ये 2 0 कैंसिल, और बाकी क्या होगा, डेसिमल्स में आ जाएगा, तो 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने ये यूनिट्स कन्वर्ट कर लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया, है ना। थ्रस्ट कितना है, फोर्स हमने निकाला अभी, मतलब वेट, इस केस में क्या है उसका वेट, तो इट इज 49 न्यूटन, 49 बाय एरिया, एरिया ये है ना, एरिया इज 0.02। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, इट वुड बी 2450, और यूनिट्स क्या है, न्यूटन मीटर -2, ठीक है। तो इतना हमें प्रेशर, या फिर मैं इसको क्या और क्या लिख सकती हूँ, पास्कल में भी लिख सकती हूँ, दोनों में से कोई एक लिखना है तो हम इसको एसी में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें, जहां पे क्या गिवन है, डायमेंशंस बदलें, बाकी तो सब सेम ही है, तो हम डायमेंशंस में फर्क करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कौन से डायमेंशंस गिवन है, हमें गिवन है we are given the dimensions 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, है ना। तो दिस इज द सेकेंड डायमेंशन जो हमें गिवन है। इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, 40 इंटू 20 क्या होगा, ये 800 होगा, लेकिन फिर से सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसे क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो 800 डिवाइड बाय 10,000, है ना, ये दोनों जीरोस गए, इट वुड बी 0.08 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास एरिया आ गया। अब फिर से हम प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स सेम है 49 न्यूटन डिवाइड बाय 0.08, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 612.5 न्यूटन मीटर -2। दूसरी यूनिट भी है लेकिन हम अभी इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे दो एरियाज, दो प्रेशर्स जो थे, जो हमें पता लगाने थे, वो आ गए। तो आप क्या नोटिस करोगे, दूसरे केस में अगर हम कंपैरिजन करें अपने दोनों पार्ट्स का, ये वाला पार्ट क्लियर है। अब अगर हम अपने दोनों पार्ट्स का कंपैरिजन करें तो हम क्या देख सकते हैं, एरियाज और प्रेशर्स का जो हमने निकाले, फर्स्ट पार्ट में हमारा एरिया कितना आया था, एरिया आया था फर्स्ट पार्ट में हमारा 0.02 मीटर स्क्वायर, और दूसरे केस में हमारा एरिया कितना आया था, 0.08 मीटर स्क्वायर। और प्रेशर कितना आया फर्स्ट केस में, अगर हम वो देखें तो वो था हमारा 2450 न्यूटन मीटर -2, और सेकेंड केस में अगर हम प्रेशर करें तो ये कितना था, 612.5 न्यूटन मीटर -2। तो सेकेंड केस में क्या था, एरिया ज्यादा था, ये था 0.02 और ये 0.08, तो एरिया तो ज्यादा था, इसीलिए सेकेंड केस का जो प्रेशर है वो कम है। फर्स्ट केस में प्रेशर 24050 था, विच इज 2450, और दूसरे केस में 612.5। तो जैसे हमने एरिया बढ़ाया, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है ये, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे देखा, और यहाँ पे और भी क्या चीज हमने देखी, जो फोर्स थी, द फोर्स वाज द सेम, 49 न्यूटन ही दोनों केसेस में था, फोर्स डिड नॉट चेंज, लेकिन फिर भी प्रेशर चेंज हुआ एरिया के चेंज की वजह से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेस्ड ऑन थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो अगले जो लेक्चर्स में हम कंसिडर करेंगे प्रेशर किसकी वजह से, फ्लूइड्स की वजह से, उसमें हम बायोंसी देखेंगे, प्रिंसिपल्स देखेंगे बहुत सारे, जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल होते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। तब तक आप बाकी वीडियोस देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट समझो,
और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।